सबसे पहला टॉपिक गुड सेट इवनिंग थ्योरी आप सर। सबने पढ़ रखा होता है। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, आ रही है बात। कोई भी डाउट हो बीच में आप पूछ सकते हो, अदरवाइज अपना म्यूट करके रखना। हाँ जी। तो सेट क्या होता है? सेट थोड़ा कोई बताए। सिंपली डेफिनेशन पे बात करें तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। लिखा हुआ दिख रहा है ना सबको साफ? इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यस अभी सर। तक? क्लियर क्लियर क्लियर। सेट इज ए कलेक्शन। सबसे पहले क्या है? कलेक्शन। कुछ कलेक्ट किया है हमने। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, या फिर यहां पे हम बात कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। तीन वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है: कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। कलेक्शन, हमें कोई भी डाटा कलेक्ट किया, कुछ पर्टिकुलर, कुछ पर्सन, ह्यूमन बींग्स की कलेक्शन हो सकती है, कुछ फर्नीचर की कलेक्शन हो सकती है, कुछ नेम्स की कलेक्शन हो सकती है, किसी भी तरह की हमने कलेक्शन की। नेचुरल नंबर हम सबको पता है, अगर हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कलेक्ट किए, अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हम सबको पता है कि कौन कौन से होते हैं, हमने वो कलेक्ट कर लिए, इकट्ठे किए। चलो, पहला टास्क अपना पूरा हो गया। उसके बाद बात आती है वेल डिफाइन। तो इस वेल डिफाइन का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा वेल डिफाइन का क्या मीनिंग है? बोलो, कोई भी आंसर दो आप। जिसको सर कोई प्रॉपर रूल डिफाइन कर अप्लाई सकते हैं। ਹੁੰਦਾ ये पता चले भी कोई एलिमेंट सेट ਚ आएगा या नहीं आएगा। हम्म। एक्चुअल प्रॉपर डिफाइन जिसको कर सकें, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ 5 मानेंगे तो हम प्रॉपर बता सकते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम अनडिफाइंड की बात करें जिसको हम डिफाइन ही कर सकते हैं, जैसे 10 फेवरेट प्लेयर, तब आपके कोई और होंगे, मेरे कोई और होंगे, तो इस केस में हम उसको वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे। हाँ, सीधी सी बात, बिल्कुल सही। व्हेन देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग यस। अवर कलेक्शन, जब हमें अपनी कलेक्शन को लेके किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब ये कि हमने कलेक्ट किया है, 5 किए हैं, बट क्या किया है उसके बाद? नेचुरल नंबर। अब दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपके सामने खड़ा है, बैठा है, तो आप इस नेचुरल नंबर को देख के बता सकते हो ना कि ये अपनी कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, तो 7 को देख के आप समझ सकते हो कि ये मेरी कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। अगर मैंने 4 लिखा है, तो 4 को देख के आप समझ सकते हो कि ये मेरी कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कलेक्ट किए हैं, तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5। अब जैसा अभी बोला गया था कि अगर हमने 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अगर इसकी कलेक्शन करते हम, तो इसमें 5 क्रिकेटर्स कौन कौन से आने थे। अगर अब ये मैं यहाँ पे अब रविंद्र जडेजा का नाम लिख रहा हूं, तो आप में से कई होंगे जिनकी कलेक्शन में वो आएगा, कई होंगे जिनकी कलेक्शन में वो नहीं आएगा। क्योंकि बेस्ट 5 क्रिकेटर्स का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई पैमाना नहीं है ना कि हम उसको माप सकते हैं कि बेस्ट कौन सा है। या तो क्रिकेटर्स, कुछ बॉलर भी होंगे, कुछ बैट्समैन भी होंगे, कुछ अच्छे फील्डर होंगे, कुछ कोई ऑलराउंडर होंगे, कोई बात होगी। तो यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आई, तो हमें नहीं पता कि ये मेंबर इस अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो दैट मीन्स जो अपनी कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं। तो वेल डिफाइंड का मतलब आपने जो भी ऑब्जेक्ट से एलिमेंट कलेक्ट किए हैं उनके बारे में आपको पूरी पूरी नॉलेज है। अब उसी जैसा कोई बाहर मेंबर आपसे आता है, उसको आपने अपनी कलेक्शन में लेना है या नहीं लेना है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत दोबारा ना पड़े। तो ऐसी कलेक्शन को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। अब डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का क्लियर है कि जो भी कलेक्शन की है उसमें रेपिटेशन ना लेके आओ, रिपीट ना करें एलिमेंट्स को। अगर 5 किए हैं तो उसको 1 1 2 2 2 और
3 4 5 लिख देंगे तो हम, अगर पूछा जाए कि इसमें कितने नेचुरल नंबर है, तो आंसर तो अपना अभी भी होगा ना कि 5 नेचुरल नंबर्स हैं, बट इसमें रेपिटेशन है। तो सेट में ये कहा जाता है कि अब रिपीट नहीं करने, एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक बार जो आ गया बस काफी है। तो इन तीन ऐसी कलेक्शन जो जो इन दो चीजों से मिलकर बनी होगी, दो बातें सेटिस्फाई कर रही होगी, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, उस स्पेशल कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर्स, ये सेट होगा, ये कलेक्शन सेट होगी। यस। हाँ जी भी, आंसर दो सभी। सर नहीं होएगी। हाँ, यस यस, नहीं होगी। सर नहीं होगी, नो सर। यस बोला था किसी ने, अभी नो आया। नो नो नो, क्योंकि गलती क्या है पॉजिटिव इंटीजर का होगा ना, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव लिखेंगे तब पता चलेगा पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं फर्स्ट 5। फर्स्ट, पहली बात 5 तो बात की बात है, फर्स्ट इंटीजर कौन सा होता है? नहीं पता ना? सर हम चलो, डिफाइन ही कर सकते हैं उसको। हाँ, ये कलेक्शन सेट नहीं है, हमने आंसर दे दिया नो। बट दोनों में से कौन सी बात गलत की है इसने, वेल डिफाइन वाली या डिस्टिंक्ट वाली? वेल डिफाइंड। सर वेल। वेल डिफाइन। अब कोई मेंबर यहाँ पे आके खड़ा हो जाए, कोई इंटीजर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, हम उसको देखेंगे फर्स्ट नहीं, बट थोड़ा और पीछे जाएं वो भी फर्स्ट हो सकता था, और पीछे जाएं तो वो हो सकता था, हमें नहीं पता कि कौन सा फर्स्ट है, पूरी कंफ्यूजन है, फर्स्ट डिफाइन नहीं है, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए सेट ये नहीं। हाँ, अभी बोला था कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यस सर है। हाँ हाँ, क्योंकि वेल डिफाइंड है ये। इसमें किसी तरह जीरो की कोई कंफ्यूजन नहीं है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, होल नंबर हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4। यस सर। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 रियल नंबर्स। फाइव नहीं लेते, फर्स्ट 2 रियल नंबर्स। होगी सेट? नो नो नहीं। सर। नो नो। कलेक्शन को लिखने के लिए जब भी हमने 5 नेचुरल नंबर भी अगर कलेक्ट किए हैं, तो इन सबको इकट्ठा करके हम लिखते हैं करली ब्रैकेट में, और इस करली ब्रैकेट को हम नेम दे देते हैं कैपिटल लेटर्स ए बी या सी से। सेट को जो नेम देना है वो कैपिटल ए बी या सी से देते हैं, और उनके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये सेट की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ये सेट के एलिमेंट्स बोले जाएंगे। टू सेट का एलिमेंट है, तो हम सिंबल बीच में डालते हैं, टू बिलोंग्स टू ए। 3 एलिमेंट है तो 3 बिलोंग्स टू ए। 7 ए का एलिमेंट नहीं है, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो बेसिक सेट हमने पढ़े होते हैं, एक बार जल्दी से उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सा सेट पढ़ते होते हैं? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसकी नोटेशन एन से होती है। या तो एन को हम डार्क करके लिखते हैं जब भी नेचुरल नंबर का नेम लेना होता है, या फिर इसकी एक लाइन को डबल कर देते हैं कि ऐसा लिखा गया, तो ये सिंपल अल्फाबेट टाइप बात है कि एन है, एन फॉर नोटबुक वाला, और ये नेचुरल नंबर के सेट की नोटेशन है, या तो इसको डबल कर देते हैं या डार्क कर देते हैं। तो इनके एलिमेंट्स 1 2 3 4 लिखते हैं। नेचुरल नंबर के बाद कौन से नंबर्स आएंगे? होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5। सेट नया आया है तो कुछ बात भी नहीं आई होगी। कोई भी दो नेचुरल नंबर को पकड़ेंगे, अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर को अगर हम पकड़ते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो आंसर अगेन नेचुरल नंबर होगा। होगा, होगा ना? बिल्कुल। बिल्कुल होगा। अब इनमें कोई ऐसा दो नेचुरल नंबर है, कोई एक नेचुरल नंबर हो दूसरा हो, मैं इनको ऐड करूं और मुझे वापस के मिल जाए,
नहीं मुझे कहना Lower पता है side. कि दो को नेचुरल नंबर ऐड की केस में करेंगे। तो नहीं होगा। नेचुरल नंबर आएगा, तीसरा आएगा कोई, उन दोनों में से हम्म वापस रिपीट नहीं होगा। वापस रिपीट नहीं होगा। अब ये वाला जो काम है ये होल नंबर कर सकता है। बिल्कुल जीरो। इसके पास एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो सबके साथ बना के रखेगा, जिसकी सबके साथ बनती है, जो किसी को कुछ नहीं कहता। 0 + 3 करेंगे तो वापस 3 आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी होल नंबर के पास है, नेचुरल नंबर के पास नहीं थी। नेचुरल नंबर्स आ गए। उसके बाद हम जो सेट पढ़ते हैं, इंटीजर्स, और इनके क्या आ जाते हैं, नेगेटिव्स भी बीच में आ जाते हैं। अब इसमें क्या था कि होल नंबर के पास क्या कमी है, कोई दो होल नंबर पकड़ेंगे अगर, तो वो मिलके 0 बना देंगे। और अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट हुए, इंटीजर में हो सकती है सर जी। इनमें नहीं हो सकता, इसके पास कमी थी। अब वो कमी अब इंटीजर के पास पूरी हो जाएगी। दो बिल्कुल। मेंबर हम ऐसे ले सकते हैं जो दोनों मिलके क्या बना देंगे, 0। जीरो। के नेगेटिव्स भी आ हम्म गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स लिखना शुरू करें तो कहां से शुरू करें? जैसे इंटीजर का सेट है वैसे ही आएगा सर लिखने में तो। इंटीजर को भी हमने शुरू नहीं किया है ना, अप टू सोन चला हम्म देते हैं कि आगे भी गया पीछे भी गया, पर फिर भी हमें बिल- बात समझ आ रही है कि आगे क्या है पीछे क्या है ना। इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हम्म ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये रैशनल तो नहीं है। लिखने में तो ये सर तो होल इंटीजर रियल जैसा ही नंबर आ गए होगा। ना, ये तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट ये बोल देंगे कि दो रैशनल नंबर, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। हाँ हाँ, दो रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली मैनी हम्म, हम्म रैशनल नंबर होते हैं, वो ठीक है, बिल्कुल हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं। रियल की बारी आएगी आगे। मतलब मुझे अभी ये है कि रैशनल नंबर को क्या लिखते हैं हम, जैसे इन तीनों की शक्लें लिखी है, साफ साफ अच्छी लग रही हैं। पी बटा क्यू फॉर्म में लिखेंगे ना, ज्यादातर पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं जिनको। बिल्कुल, वो हमें वेयर पता क्यू। है कि हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं कि पी क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्यू तो नॉट इक्वल पी और टू क्यू जीरो। का जो जीसीडी भी क्या ले लेते हैं, 1, वन। है ना। मतलब ये अब हमें इसकी जरूरत पड़ गई, क्योंकि ऊपर जो शक्लें आ रही थी क्यों नहीं लिख पाए हम उनको। अच्छा साफ साफ लिख दिया यहाँ पे, बात बनी नहीं, वो पैटर्न सा बना नहीं कि हम चला दें। तो यहाँ से जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सेट को रिप्रेजेंटेशन की दो फॉर्म्स होती हैं, रोस्ट सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म रोस्टर एंड सेट बिल्डर। और हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस बात से क्लियर हो गया होगा कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। सीधा रोस्टर से ही काम चल ही रहा था पहले। बिल्कुल रोस्टर फॉर्म बिल्कुल जिसमें राइट। हम जो हमने कलेक्शन के सारे एलिमेंट्स को अगर आप दिखा रहे हो, शो कर रहे हो और सेपरेटेड विद कोमास लिख रहे हो, तो ये वाली फॉर्म कौन सी हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जब हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है सारे एलिमेंट्स को लिखने में, या हम नहीं लिख पा रहे, एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो और उनका एक सीक्वेंस भी नहीं बना पा रहे, तो हम एलिमेंट्स को एक कॉमन आइडेंटिटी नेम दे देते हैं। एक्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे और वो कोई एक स्टेटमेंट फॉलो कर रहे होंगे। एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं और इधर कुछ एक स्टेटमेंट लिखी गई है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। पी एक्स कोई ना कोई एक स्टेटमेंट होगी इनके रिगार्ड। तो जैसे रैशनल नंबर में वो क्या आ गया, ये स्टेटमेंट क्या है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, उनका जीसीडी क्या होना चाहिए, 1। और एक बात रहेगी अपनी, क्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये सारे बन गए रैशनल नंबर्स। इंटीजर से मिलके बनेंगे, पी क्यू का जीसीडी 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर हम 1/2 लिख रहे हैं तो साथ के साथ 2/4 भी लिखना चाह रहे थे, फिर 3/6 भी लिख सकते थे, 4/8 भी लिख सकते थे। बट वो तो लिखने की बात है, हमें दिख रहा है कि ये सेम ही है। तो अगर ये सारे डाल देते हैं इसमें अंदर तो वो फिर रेपिटेशन वाली बात गलत हो जाएगी, इसलिए नंबर्स रिपीट ना करें, इसलिए साथ में लिख देते हैं कि पी क्यू का जो जीसीडी है, एचसीएफ है, वो 1 होना चाहिए। इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 1 2 में कॉमन सिर्फ 1 है, 2 4 में कॉमन 2 है, तो ये हमें नहीं चाहिए। ये 3 4 6 भी नहीं चाहिए। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो का मतलब अगर 2/0 या 3/0 लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। और 0/0 को क्या बोलते हैं,
इनडिटर्मिनेट। इनडिटरमिनेट फॉर्म। डिटर्मिनेट। दोनों में डिफरेंस? सर इसका प्रॉपर नाम नहीं है मैथमेटिक्स में 0/0 का, और उसको तो हम बोल सकते हैं कि वो उसकी वैल्यू नहीं है। नॉट डिफाइंड तो मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते, और जीरो बाय डिफाइन नहीं कर जीरो। सकते उसको, बट इस ये सर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जैसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0/0 वो समथिंग। तो सात होती है ना, सात फॉर्म होती हैं, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय जीरो, जीरो डॉट वो इन्फिनिटी, हाँ, इन्फिनिटी डॉट जीरो। उस पर रुको एक बार। जीरो एक बाई तो ये जीरो तो वर्ड है डिफाइन नहीं कर सकते, हम्म। अच्छी लगती है बात। तो इस इधर से फिर कंफ्यूजन बनती है कि इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब। नहीं। सकते हैं। नहीं सर। हाँ, एक बार तो ना बोल दिया ओके, पर फिर यहाँ भी आता है कि ये फिर इसको कौन सी कैटेगरी में डालें, या फिर ये कोई और कैटेगरी। मतलब 3/4 है तो डिफाइन कर सकते हैं, साफ साफ कुछ दिख रहा है, कुछ तो आया आंसर, ये डिफाइन हो। तो थोड़ा सा में बात कर लेते हैं। जब हम छोटे होते डिवीजन वगैरह सीखते हैं, 4 बाय या 16/4, 2 ले लो, 16/2 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आ गया, है ना। बट इसको देखें कि जो एक्चुअल में देखने का तरीका अलग करें, कि जो डिनोमिनेटर है इसको इटसेल्फ कितनी बार ऐड करें कि ये न्यूमिनेटर बन जाए। नीचे वाले को अपने में ही ऐड करते चलो और ऊपर वाला बन जाए ये कितनी बार प्रोसेस करना पड़ेगा? 4 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। टाइम्स करना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ, 8 10 बाय टाइम्स। 5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाला ऊपर वाला बनना चाहता है, बिल्कुल सर। तो उसको 2 टाइम्स। 2 बार करना पड़ेगा। अब बस यहाँ ये काम चला के देखो, जीरो अपने में ऐड होके बनना क्या चाहता है? 1। 1 है इसकी औकात नहीं है बनने की। आप लग रहा है कि नो कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, ये तो हम्म। डिफाइन नहीं हो सकती बात, ये गलत है। अब बट 0/0 तो कह रहा है कि चाहे एक बार से, मतलब 0 से 0 बनानी है, क्या करें? 2 बार ऐड कर दो जीरो को, 3 बार ऐड कर दो जीरो को, 50 बार ऐड कर दो जीरो को, फिर भी बन जाएगी। इसका मतलब कहीं ये नहीं लग रहा हमें कि 0/0 का आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, बट हम एट ए टाइम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कौन सी पिक करें, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। जिसके पास आंसर्स की चॉइसेस बहुत ज्यादा है, यूनिक आंसर नहीं है, बट हम पिक नहीं कर पा रहे एट ए टाइम कि कौन सा, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कौन सा पिक करें, उस फॉर्म को बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। और जिसके पास कोई चॉइस नहीं है वो डज नॉट एग्जिस्ट बोल दो उसको, या नॉट डिफाइंड बोल। इसलिए थोड़े से आगे नहीं जाते, बट आपने ये शक्ल तो देखी है ना हमेशा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, याद होता है सबको? 1 बोलते थे। 1, है ना। पर जीरो पे इसका आंसर 0/01 आया, यहाँ पे 2 लगा दे है तो अभी भी ये 0/0, तो उस केस में आंसर इसका 2 बनता है। सिर्फ 0/0 किसी भी तरीके से हो सकता था वो, इसलिए जब इसको हमने कॉन्टिन्यूस बनाना है तो 0 पे वैल्यू 2 लेके इसको आगे करके चलते होते हैं। तो 0/0 के पास अभी के लिए की चॉइस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं। और 1/0 के पास कोई चॉइस नहीं थी तो ये नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाता है। तो बट हमने अपनी डेफिनेशन में वेल डिफाइंड की बात की थी, इसलिए हमें रैशनल नंबर इधर क्यू को नॉन जीरो रखना पड़ा। ठीक है, चलो रैशनल के बाद नंबर्स कौन से आ गए? इररेशनल। अब इररेशनल ये वाली नोटेशन, क्यू के ऊपर सी, क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है, इररेशनल की कोई खास नोटेशन है नहीं, इसको रैशनल की हेल्प से लिखा जाता है। कौन से नंबर होंगे इररेशनल्स? अभी तक हम वही बोलेंगे जो नंबर रैशनल नहीं है। सर √3, √5, √7 √3 हो गया, √7, मतलब जो पॉइंट के बाद चलते का। जाएं सर कॉन्टिन्यूसली। अब एग्जैक्ट बिल्कुल यही बात आ स्टेबिलिटी रही है। एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, अब मैं यहाँ पे अगर ये लिखना शुरू कर दूं √2 √3, तो लग रहा है वैलिड होगी ये बात, कितने लिख लेंगे? और हम्म। इसके आगे ऐसा डाल सकते हैं हम, ये बिल्कुल गलत चीज है, ये ऐसा तो पॉइंट नहीं के है। बाद वैल्यू रिपीट नहीं हो जिसकी। हम्म,
रियल और नंबर में 2 से चलते रैशनल रहे को पॉइंट के बाद। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनके बीच में भी बहुत सारे इरेशनल बैठे हैं, वो कहाँ गए? इनके बीच में बहुत सारे इरेशनल है। तो मतलब कि रैशनल, ये जो क्यू कॉम्प्लीमेंट या इरेशनल की बात करें, ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते ना? इनके लिए काम नहीं था, ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। ई भी है, इस तरह से लिखेंगे तो ई कहाँ आ जाएगा? पाई भी है इरेशनल, वो भी नहीं आएंगे। बहुत कुछ बैठा था। रियल में से रैशनल माइनस कर देंगे। हाँ, रियल में से रैशनल हटा देंगे तो जरूर आ जाएगा। तो इसके बाद अपने आ जाते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को क्या लिखोगे? जो भी नंबर रियल लाइन के ऊपर होंगे वो सारे रियल नंबर्स की नोटेशन हम आर लेते हैं। तो अभी हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इंटरवल की नोटेशन दें, सॉरी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स टाइप के नंबर है, एक्स किस में लाई कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। तो ये रियल नंबर्स आ गए। रियल में से अगर रैशनल हटा देंगे तो बचेंगे कौन से? इरेशनल। रियल नंबर्स के बाद कौन से नंबर्स आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सर। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। अब इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस आयोटा भी। ए प्लस आयोटा बी टाइप के नंबर, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल। रियल। बड़ी। कॉम्प्लेक्स के बाद कोई नंबर है? नो। नो सर। वो भी डिस्कवर हो गया। अभी तक हमने जो नंबर पढ़े हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया के अभी सारे नंबर कौन कौन से बन चुके हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो पर्टिकुलर सेट से उनकी बात की हमने। सेट क्लियर हो गया। अब सेट की कुछ टाइप्स पढ़ लें। सिंगलटन सेट, सिंगल से क्लियर हो रहा है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ओनली वन वो सेट एलिमेंट। सिंगलटन सेट हो जाए। अब इसके साथ पढ़ते हैं हम एम्प्टी सेट, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको लिखेंगे क्या? 5। 5। फाइव। फाइव को ऐसे लिख दें या फाइव को ऐसे लिख दें? दोनों में से कौन सही हुआ? फिर ऊपर वाला, वो नीचे वाला तो सिंगलटन बन गया ना अब। हम्म। हाँ, नीचे वाला सिंगलटन बन गया, बिल्कुल। ये नोटेशन सिंगलटन नहीं है, बिल्कुल एक एम्प्टी एलिमेंट। सेट ही है। जस्ट 5। एम्प्टी सेट मतलब कोई कलेक्शन ही नहीं की। हमने बोला था जब हमने कलेक्शन कर ली तो उस कलेक्शन को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। जब हमने कोई कलेक्शन ही नहीं की तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, उसको फाइव से डिनोट किया जाएगा। फाइनाइट सेट नेम से क्लियर है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सेट में 3 4 5 एलिमेंट हैं। एक ऐसा नाम, ऐसा नंबर उसको डिफाइन कर सकते हो, नेचुरल नंबर, जो उसकी कार्डिनैलिटी को डिफाइन करेगा। कार्डिनैलिटी वर्ड आएगा। कार्डिनैलिटी से क्या पता लगता है? ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसकी क्या होगी? कार्डिनैलिटी। फाइनाइट के केस में हम उसके डिनोट करते हैं एन ए से। अगर ए सेट है तो एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ ए। एलिमेंट्स इन सेट। ये फाइव हो गए। जैसे अगर ए सेट अपना एम्प्टी सेट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 0। 5। अच्छा 5। नंबर, ओके ओके। नंबर है तो वो जीरो। हम्म। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए, अगर के है और के बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को, तो सेट क्या हो जाएगा?
फाइनाइट। ये बात क्लियर है थोड़ी सी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? यस सर। n of a is equal to k। होल नंबर, अगर जीरो वाला केस थोड़ा साइड पे करें, अगर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दें तो उसको फाइनाइट बोल देंगे। यस सर। किसी को इन्फिनिटी के बारे में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो नो सर, यस। सर हो रही है, प्लीज अंकुर सर बताना इसको, टाइम हो गया ना मेरे को। इन्फिनिटी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बात सही है या नहीं? यस। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर नो होते सर, हैं तो नहीं सही सर। से पहले, क्या इन्फिनिटी एक नंबर है? अभी तक हमने रियल वर्ल्ड में रहे तो रियल नंबर्स पढ़े। रियल नंबर के लिए हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किया और ये वाली ब्रैकेट लगाई थी, समझ रहे हो ना? ये वाली ब्रैकेट का मतलब पता है, आप इतना पढ़ चुके हो कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अंदर नहीं है। मतलब रियल नंबर कौन कौन से हैं इनके अंदर वाले, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर तक नहीं है, तो ये नेचुरल तो कहाँ से ही होगा फिर? इन्फिनिटी एक नोटेशन है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए जब हम ये लिखेंगे तो ये गलत होगी बात। तो जब हम ये बोले ना कि एन ऑफ ए, किसी सेट में एलिमेंट्स के इक्वल हैं और के कोई नेचुरल नंबर है, तो मुझे बोलो ये क्या बोलोगे? कुछ ना कुछ तो नाम दोगे ना इसको। ओके ओके ठीक है। कितना, 1 लाख बोल दोगे, 5 लाख, 1 करोड़ बोल हम्म, दिया, करोड़ राइट भी राइट, बोलते तो वो भी फाइनाइट ही है। फाइनाइट सेट राइट। तो फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को हम होल नंबर से या फिर नेचुरल नंबर से डिनोट कर सकते हैं, होल अगर एम्प्टी वाला केस साइड पे लिखते हो तो। अब इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे? नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए, रैशनल्स आ गए, ये एक कैटेगरी। इररेशनल भी इनफाइनाइट है, रियल्स भी इनफाइनाइट है, कॉम्प्लेक्स भी इनफाइनाइट है। इन सब में एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, हम इनकी कार्डिनलिटी को किसी भी नेचुरल नंबर के साथ डिनोट नहीं कर सकते, तो ये वाले सेट क्या हो गए? सारे इनफाइनाइट। बट इन दोनों के इनफाइनाइट होने में फर्क है, वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। एक वर्ड आता है काउंटेबल, एक वर्ड आता है अनकाउंटेबल। ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना अभी तक, हमें अपना सेट का टॉपिक है वो रियल एनालिसिस में पढ़ने वाली बात है। बट काउंटेबल अनकाउंटेबल में देखें, किसी सेट को काउंटेबल कब बोलते हैं हम? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सर। जब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। थोड़ा सा इसको करेक्ट करें और अच्छे से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स फिर काउंटेबल होंगे या नहीं? काउंटेबल ही होंगे। काउंटेबल है सर। इनको काउंट कर सकते हैं हम। पहली बात तो जो फाइनाइट वाली बात बोली गई थी वो तो गलत होगी फिर, यहां से अगर इसको काउंटेबल बोल रहे हैं तो सिर्फ फाइनाइट से काम नहीं चलेगा। देखो, जब भी हम नेचुरल नंबर लिखने जा रहे हैं, 4 के बाद क्या आना है, 5 के बाद क्या आना है, 6 के बाद क्या आना है, हमें पता है ना पैटर्न कि आगे क्या क्या आना है। अगर एक रास्ता बन रहा है, एक ही लाइन में काउंटेबल को खत्म कर रहे हैं, ज्यादा इसके डीप में नहीं जाना हमने, कि अगर हमें आगे जाने का रास्ता या पीछे जाने का रास्ता पता चल रहा है, एक नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, उनका एक पैटर्न बन रहा है, तो वो सेट क्या होता है? काउंटेबल। काउंटेबल। जिनका पैटर्न नहीं बन रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर रियल नंबर की बात करें तो जीरो पे खड़े हैं, जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है? 0.0000 समथिंग। 0.0000 समथिंग में भी कुछ आएगा ही, कितने भी जीरो लगा लेंगे, कहाँ तक ही लगा लेंगे? कि क्या पक्का है कि इसके बाद यही है, या 2 जीरो और लग के और छोटा हो सकता था? हो सकता है।
और इनफाइनाइट लगाओ, टाइम फिर तो और दो जीरो और लग जीरो जाएंगे, सर। बिल्कुल बिल्कुल। लगाते रहेंगे, कभी खत्म नहीं हो। जीरो के बाद कौन सा नंबर है आज तक तो पता चला नहीं, हम्म, जीरो के पीछे कौन सा हमें नहीं पता। जीरो के बाद नेचुरल नंबर देखेंगे तो वो अलग बात है, 1 2 3 4 आएंगे, बट रियल राइट। नंबर में बात करें तो जीरो के आगे कौन सा है, मतलब हम अगर इनको काउंट करना चाहें भी, शुरू भी करेंगे, हम नहीं इसको काउंट कर काउंट करना सकते। चाहते हैं, हमने तो पहला स्टेप ही नहीं ले पाएंगे, कहाँ जाएं। तो जब आगे कोई रास्ता ही नहीं बन रहा जाने का, उस चीज को समझा करो कि वो क्या है। अनकाउंटेबल। जब रास्ता बन रहा है, चाहे वो इन्फानाइट ही क्यों ना हो, नेचुरल नंबर्स इन्फानाइट है, बट पैटर्न बन रहा है, दैट मीन्स ये काउंटेबल है। पैटर्न नहीं बन रहा, अनकाउंटेबल है। तो अगर नेचुरल काउंटेबल है तो होल नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एक और ऐड कर लेंगे। काउंटेबल। इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आगे वाले काउंट आगे तो पीछे वाले भी हो ही जाएंगे। हम्म, दिक्कत रैशनल नंबर में भी कोई नहीं होगी, क्योंकि इंटीजर अगर आपने काउंट कर लिए हैं तो इंटीजर से मिलके तो ये बने। तो इंटीजर कोई लिखा है ना ऊपर नीचे, उनसे मिलके ये बने हैं रैशनल नंबर्स, ये भी काउंटेबल है। ये चार सेट जरूर ध्यान में रखना कि ये काउंटेबल ही होते हैं। इसके अलावा जो इरेशनल नंबर्स आ गए, रियल नंबर्स आ गए, या कॉम्प्लेक्स आ गए। सर बट हाँ जी। हम रेशनल नंबर में भी तो बोलते हैं ना कि हमें जहाँ पे हम्म, हम मतलब है हमें आगे पीछे वाला एलिमेंट नहीं पता, हम काउंट नहीं कर बिल्कुल। सकते। नहीं, मैंने अभी यही नहीं बोला था कि काउंट नहीं कर सकते, हमने सिर्फ ये बोला था कि इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे अभी तक हमें, ना। अब देखो कि हम पैटर्न बना सकते हैं इनका। अभी ये बात आई कि इनका पैटर्न कैसे बना सकते हैं। इस तरह से नंबर लिखे सारे इंटीजर, ये आगे लिख के इन सबको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। इन सबको फिर आगे 3 3 से 4 4 से डिवाइड करेंगे, तो इनका हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो ये वाला जो डायगोनल है, इनमें कौन से नंबर आ रहे हैं, अभी हमने आगे भी लिखने हैं, बड़े डायगोनल भी बनेंगे। इनमें इनका सम कितना है, 3। 3। इनका सम कितना है, 2। इनका सम कितना है, 4। अभी जो आगे आएंगे, मतलब और भी नीचे लिखेंगे ना, तो 5 6। हमने इनको पैटर्न में अरेंज कर दिया ना, जिनका सम 5 है वो इस कैटेगरी में आ गए, जिनका सम 6 है वो इस कैटेगरी में आ गए, जिनका सम 7 है वो इसमें आ गए। एक एक कैटेगरी बन गई तब। तो इस तरह से इनको अरेंज किया जा सकता था, इसलिए ये काउंटेबल है। नेचुरल और होल नंबर हमें सीधे सीधे दिख गए अरेंजमेंट में, इनका थोड़ा अरेंजमेंट हमें करना पड़ता है। किसी भी पैटर्न में इनको अरेंज कर दिया, दैट मीन्स काउंटेबल है। ये काम अब इरेशनल में नहीं कर सकते हम, ना ही ये काम रियल में कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स तो फिर और बड़ी बात होगी, इसलिए उनको काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते थे। ठीक है। ओके सर। इट मींस काउंटेबल की डेफिनेशन यही देंगे सर, ये जो जिसका कोई पैटर्न बने। इसको डेफिनेशन ना बोलो, ये एक तरीका है अपने देखने का। डेफिनेशन ओके। पूरी लिखेंगे तो वो थोड़ा सा भी रियल में घुस जाएंगे हम, उससे बच रहा था मैं कि बस इतना पता हो, अभी सेट शुरू किया है, सेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें। सर इसमें इंटीजर में अरेंजमेंट तो बन गया, बट हम फिर भी नेक्स्ट नंबर कौन सा है ये तो नहीं बता सकते ना। हाँ बिल्कुल, ये सीधा नेक्स्ट नंबर कौन सा है ये नहीं बता सकते। या पीछे वाला कौन सा है। हाँ, इसलिए अगर वो बता सकते होते तो हम फिर इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते अभी तक। तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इसके अरेंजमेंट्स बन सकते हैं इसीलिए हाँ काउंटेबल है। बिल्कुल। तो इसलिए पैटर्न, सीक्वेंस या अरेंजमेंट, ये 3 वर्ड्स हैं। अगर कोई सेट इस तरह से अरेंज हो सकता है, उसका एक पैटर्न बन सकता है, या सीक्वेंस में लिखे जा सकते हैं एलिमेंट्स, तो वो सेट पक्का क्या हो जाता है, काउंटेबल। काउंटेबल। कुछ सेट्स के ऊपर बात करें, 2 सेट्स के ऊपर, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ए यूनियन बी, अगर हम 2 सेट की यूनियन कर रहे हैं तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे एक्स टाइप के, एक्स बिलोंग्स टू ए होगा, और एक्स बिलोंग्स टू बी। और का मतलब या तो
या तो ए का एलिमेंट हो या बी का हो। जब भी हम और वर्ड डालते हैं, इधर और, तो उसके साथ बोथ वाली ऑप्शन अपने आप इंक्लूड हो जाती है। या तो ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो या फिर दोनों का एलिमेंट। जब ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स आगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और 2 बार आएगा। नहीं नहीं, एक एलिमेंट सेट बनाएंगे तो सिंगल टाइम आएगा। यूज नहीं करते। रेपिटेशन अलाउ नहीं है। 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब ए इंटरसेक्शन बी में वो एक्स एलिमेंट्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और एक्स बिलोंग्स टू और एंड और होगा जो एंड होगा ना। एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड का मतलब कॉमन, जो दोनों में कॉमन होंगे। फॉर वाले एग्जांपल से देखें, 1 2 3 4 5, 4 5 6 7, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आगे? 4 4 एंड 5। 5 ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, एंड ए यूनियन बी, दोनों को इकट्ठा कर देना, और जो रिपीट करेंगे उनको एक बार लिखेंगे। अब बाकी इनके ऊपर थोड़ी सी बात करने के लिए से पहले हम कर लें सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट, छोटा सेट और उसके अंदर वाला सेट। नोटेशन में हम लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, या फिर ए सबसेट के साथ इक्वलिटी वाला साइन डालते हैं। अगर अपने पास 5 एलिमेंट हैं तो मुझे ये बताओ, मुझे इसमें से एक एलिमेंट चूज करना है, एक एलिमेंट बाहर निकालना है, मेरे पास कितनी चॉइस है? फैक्टोरियल 5। हाँ हाँ, मुझे अरेंज नहीं करना, मुझे सिलेक्ट करना है। 32 से सिलेक्ट 2 5 raised to choices। 2 की पावर 5। सर 2 रेज टू पावर 5। पहले सुन लो एक बार, मुझे इसमें से सिर्फ एक एलिमेंट चूज करना है, तो 5 5 C1 सिर्फ 5। वही है। मतलब 5 ही हाँ चॉइस है ना, या तो 1 2 हाँ 3 4 या 5 लो। हाँ जी बिल्कुल सही है। 5 5 C1 ये बोल सकते थे हम। 5 C1 अगर मुझे इसमें से 2 मेंबर उठाने हैं बाहर, 5 5 C2 C2। 5 C2, ये क्लियर है ना कॉम्बिनेशन की नोटेशन ना, हम सबको पता है। 3 लेने हैं तो 5 C2, 4 लेने हैं तो 5 C4 हो जाएगा, 5 लेने हैं तो 5 C5 हो जाएगा। ये हम इनमें से एलिमेंट्स बाहर निकाल सकते थे। अगर मुझे इनमें से कुछ भी बाहर नहीं लेना तो कितनी चॉइस है? मुझे कोई एलिमेंट बाहर नहीं लेना, कितनी चॉइस है मेरे पास? सर 2 ऑप्शन है हमारे पास। दूसरी कौन सी? सर एक तो है 5, दूसरी है जो पूरा सेट है, क्योंकि एवरी सेट इटसेल्फ सेट होता है, इटसेल्फ ठीक है, सबसेट होता है वो रिजल्ट सब पता है, आपको पता है, बट मैंने क्या अभी बोला कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं बाहर लेना, कुछ भी नहीं लेना। चॉइस कितनी है मेरे पास? फिर तो सर कोई एक ही है, choice ही नहीं सर। फिर तो यही सर है एक ना, ही है ये 5। इटसेल्फ ही है ना। इट्स सेल्फ वर्ड क्यों लगा रहे हो? मैं फिर वही कर रहा हूँ, सुनो एक बार कि हाँ मुझे, तो वही 5 करेगा सर, ओनली सर 5 आएगा फिर। हाँ, हाँ 5 चॉइसेस तो हैं। 5 चॉइसेस है। 5C0। यार 5C0 ये बोलते अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो ना कि मुझे इसमें से कुछ नहीं लेना, मतलब जीरो लेनी है, जीरो एलिमेंट लेने हैं, तो 5C0 हो गया। एक तो इस चीज को अब थोड़ा सा देखें। अब इसमें से अगर 2 एलिमेंट लेने थे मुझे, तो 1 2 भी लिए जा सकते थे, 2 3 भी लिए जा सकते थे। इस तरह से हम अलग अलग चॉइसेस पे जा सकते थे। ये भी अपने आप में, अगर इनको हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे तो एक सेट है। इसके पास जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए के पास भी थे, उसमें से निकल के ये एलिमेंट्स आए हैं।
तो जब एक सेट में से हम दूसरा सेट निकालते हैं तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? सबसेट। नोटेशन में हम देखते हैं कि अगर बी सबसेट है ए का तो क्या लिखेंगे? इफ एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स। बी के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के पास अगर हैं तो बी क्या बन गया? ए का सबसेट। मतलब बी के जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो हमें ए में भी दिख रहे हैं तो बी छोटा हो गया, बी सबसेट हो गया। और ये वाला साइन जब हम ले रहे हैं बी भी 1 2 3 है, बी सबसेट बोल सकते हैं ए का, बी सबसेट बोल सकते हैं ए का, दोनों में डिफरेंस पता कर लें। ये वाली जो नोटेशन है ये प्रॉपर की होगी। प्रॉपर सबसेट ये वाली नोटेशन किसकी होगी? सबसेट सबसेट की। सबसेट की तो दो नोटेशन है, प्रॉपर बोल दे। लिखेंगे तो इसको भी ना, ये तो है तो सबसेट ही। हाँ प्रॉपर सबसेट और सबसेट इक्वल। इक्वल फिर इक्वल ही डालते हैं। हाँ ये पक्का है प्रॉपर की है। इसमें क्या हो सकता है? प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है। अब इम्प्रॉपर में बातें आ जाती है कि इम्प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, प्रॉपर किसको बोलेंगे। अभी सिर्फ इतना, अगर ए बड़ा है, बी उसके अंदर बैठा है, उसका छोटा पार्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में क्या कनेक्शन होगा? ये कम होंगे, ये ज्यादा होंगे। अगर बिल्कुल प्रॉपर। अगर स्ट्रिक्टली कम नजर आ रहे हैं, ए अपने आप को बड़ा शो कर रहा है, बी उससे कम है, बी में कुछ कमी है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर होंगे। प्रॉपर सबसेट। हाँ जी। इम्प्रॉपर हम किसको बोलेंगे? जब इक्वल बी भी के हो सकता एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स के इक्वल आ गए। अब इसमें देखें, अगर ए और बी में कोई फर्क नहीं है, बी के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के पास भी हैं। यस हैं, तो हम बी को बोल सकते हैं बी सबसेट है ए का। ए के पास जितने एलिमेंट्स हैं वो बी के पास भी हैं, तो ए भी सबसेट है बी का। ये वाला साइन हम तब लगाते हैं जब अपने पास ऐसी चॉइस भी एक पड़ी हो कि बी इक्वल भी हो सकता है ए के। या तो प्रॉपर सबसेट हो सकता है और इक्वलिटी के चांसेस भी हैं, तो हम इस नोटेशन का यूज करते हैं। और इम्प्रॉपर में ध्यान रखना, इम्प्रॉपर सबसेट हम किसको बोलेंगे? जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। कई बार हमें ये बात याद होती है कि एक तो फाई और दूसरा खुद इम्प्रॉपर होते हैं, ऐसा पड़ा हुआ है। यस यस सर। तो हम अब सही करेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर में नहीं लेके आएंगे। फाई क्या है? प्रॉपर सबसेट। सीधी सी बात, इसके पास कितने एलिमेंट है? जीरो। जीरो। मतलब ए के पास अगर 1 2 3 3 एलिमेंट हैं तो इसके पास कम है ना एलिमेंट, तो फिर ये क्या हो गया? प्रॉपर। इसका इम्प्रॉपर सबसेट, फिर इसके कितने इम्प्रॉपर सबसेट होंगे? अब ए के सबसेट बनाए हम, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं। पहला सबसेट मुझे बनाना है, पहला मुझे कुछ भी नहीं लेना, तो मेरे पास क्या बन गया? 5। फाइव। फिर मुझे सिंगल सिंगल एलिमेंट चूज करने थे। एलिमेंट चूज करने हैं, उनको सेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये तीनों इसके सबसेट बन गए। फिर दो दो वाली चॉइस अगर लेनी थी तो 1 2 और 2 3। 1 3 भी ले सकते हैं। हाँ जी यस। ये भी है। और अब क्या चॉइस बची है? सर 3। कंप्लीट कंप्लीट 1 2 3। तो फिर तो पक्का है कि एक ही आएगा जो इसके इक्वल वाला काम करेगा। हाँ इम्प्रॉपर एक ही है। बाकी सारे कौन हो गए? प्रॉपर सर। प्रॉपर। ये प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर। फाई को हम प्रॉपर में लेके चलेंगे, ध्यान रखना है कम एलिमेंट है तो प्रॉपर में जाएगा। अब एक और बात ऊपर भी लिखी थी और इसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे। अगर मुझे एक सेट बनाना है बी जो कि ए का सबसेट हो, इसमें कुछ एलिमेंट डालने हैं। 1 के पास
दो चॉइस हैं, या तो ये बी के पास आ जाएगा या फिर बी के पास नहीं आएगा। यही काम कर सकता है वन। मुझे एक सबसेट बनाना है ए का, वन या तो रखेंगे अंदर या नहीं रखेंगे, यही चॉइस है ना वन के पास। हाँ जी। तो वन के पास चॉइसेस कितनी होगी? टू। टू। टू के पास कितनी चॉइसेस हैं? सेम। ये भी या तो आएगा या नहीं आएगा। इसके पास भी दो चॉइस है। इसके पास कितनी चॉइस है? दो है, या तो अंदर आएगा या नहीं आएगा। जब तक काम पूरा नहीं होता, ये एक लाइन पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब टॉपिक आएगा काम आएगी। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई। चॉइसेस की मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? टू इंटू टू इंटू टू, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे। आगे नंबर ऑफ सबसेट। हम्म। टू की पावर में है, बेस टू चल रहा है क्योंकि सबके पास दो दो चॉइस थी। तो इसलिए अगर एक सेट के पास n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 raised to power n। 2 रेज टू पावर n। इसमें से प्रॉपर कितने होंगे? n minus 1। 2 raised to n minus 1। -1। प्रॉपर कितने होंगे? 1। 1। थोड़ा आगे ध्यान से, 2 रेज टू पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 की पावर n। फिर थोड़ा बहुत हमें याद हो कि हम इसको खोल भी सकते होते हैं, NC0 + NC1 बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं ना। ये लगा के NCn बन जाता है। तो ये भी 2 रेज टू पावर n के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से भी देख सकते थे, डायरेक्ट 2 की पावर से भी देख सकते हैं। तो जो ऊपर हम एलिमेंट चूज करने वाला थोड़ा काम कर रहे थे कि 5 में से 0 एलिमेंट लेने हैं, 1 लेने हैं, तो इसका मतलब ही क्या है? इन सब का सम किसके इक्वल बन जाएगा? 2 रेज टू पावर 5। हाँ जी, अब बताना जरा कि ए सेट अपने पास है एम्प्टी सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 1। 1 ही होगा। 2 रेज टू पावर 0 1। कौन सा होगा? 5। 5 होगा सर इटसेल्फ। ये 5। हम्म। बी लिखना है तो ये 5। अब बी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर सर। प्रॉपर। प्रॉपर इसलिए वही बात ध्यान में रखनी है, जब प्रॉपर इम्प्रॉपर में जाना है तो एलिमेंट्स को देखो, कितने एलिमेंट है एक दूसरे के पास, कम ज्यादा है तो प्रॉपर होएगा, इक्वल आ गए तो इम्प्रॉपर। अब इसमें क्या है? improper। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर ऊपर जो है ना मैंने लाइन बिल्कुल। बोल दी है कि फाई को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर लिख दिया मैंने कि फाई को प्रॉपर बोलेंगे, बट उसके पास फिर ये लिख दिया था, ये कम ध्यान गया होगा इस पे। जब सेट क्या है? नॉन एम्प्टी, उस केस में फाई पक्का क्या होएगा? प्रॉपर। प्रॉपर फाई होगा। इम्प्रॉपर भी बन सकता है अपने केस में, जब सेट ही हमें क्या दे रखा है? फाई। अब अपने पास यही बात आ गई ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के, और जब इक्वल होते हैं तो हम कौन सा बोलते हैं फिर इसको? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। तो अगर स्टेटमेंट आ जाती है एग्जाम में कि फाई इज ए प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट, मतलब एक फाई इज ऑलवेज ए प्रॉपर सबसेट, फाई इज ऑलवेज एन इम्प्रॉपर सबसेट, ये दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑलवेज वाली बात नहीं कर सकते, ये सेट डिसाइड कंडीशन है करेगा ना। कि क्या बनता है। अगर सेट के पास ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब 5 एलिमेंट है अगर इसके पास, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो हो गए 2 रेज टू पावर 5। 5।
ऐसे कितने सेट होंगे जिनके पास एक एलिमेंट होगा? सिंपल सी बात है, ये तो फाइव बहुत सी ही वन, 5C1, जिनके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा वो एक होगा, जिनके पास एक एक एलिमेंट होगा वो कितने होंगे? 5, 5 होंगे। जिनके पास दो दो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? 5C1, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ये 5C0 है, ये 5C1 है, फाइव ये सी 5C2 है, 5C3 है, 5C4 है, 5C5 है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें सिर्फ ये काउंट करना है कि ऐसे कितने सबसेट होंगे जितने जिसके पास इतने एलिमेंट होंगे, बस यही देखना है। 5C3 निकालेंगे, 5C4 निकालेंगे। और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ध्यान में हो कि 5C0 किसके इक्वल होता है? 5C0 5C5 के 5। वो 5C5 5C1 किसके इक्वल होगा? 5C4 5C2 किसके इक्वल होगा? 10, 3। अगर दो कैटेगरीज बना दें, ये कैटेगरी अलग, ये कैटेगरी अलग, क्या नाम दे सकते हैं? इक्वली आएंगे ये तो, जितने इनके पास एलिमेंट है उतने इनके पास एलिमेंट्स इनके पास सेम ही है। होंगे। एक तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ सबसेट्स हमें बताने हैं विद इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर सेट के पास n एलिमेंट्स हैं, ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनके पास इवन एलिमेंट्स होंगे? मतलब 2 एलिमेंट होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। तो मतलब रिपीट करना दोबारा से, क्या है उसमें मतलब क्या? जैसे हमने सबसेट बनाए थे, हम्म, इसके पास कितने एलिमेंट है? एक। एक एलिमेंट। इसके पास एलिमेंट कितने हैं? 2। तो ये इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए ना इसके पास। हम्म, सेट बड़ा होता तो 4 एलिमेंट वाला भी मिल जाता। तो हमें ऐसा अब सबसेट बताने हैं, ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 2 4 होगा 5C2 5C4 5C2, अगर सेट 5C4। पूरा सेट ले रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, n एलिमेंट्स है। सर NC2 और NC4। NC2 बिल्कुल, ये वाले मतलब दो दो वाले आ गए। NC4 चार चार वाले आ गए। जस NC6 आ जाएगा, चलते रहेंगे। हम्म। NC0 आएगा? इसके पहले सर जीरो नहीं इवन वो है या तो ओल्ड है? सेम ही आ जाएगा ना, वो तो ऑड होगा तो ऑड आएगा, इवन है तो इवन आएगा। सर वो नहीं आएगा, वो डिपेंड वो करता है नहीं, वो कंडीशन तो पे सर। हाँ, भी एन इवन है या ऑड है। हाँ चलो दोनों बातें कर लेते हैं। n अपने पास 6 है, आंसर क्या देने वाले हैं हम? 6C2 लेंगे एक तो पक्का, 6C4 लेंगे, 6C6 लेंगे, 6C0 लेंगे। 6C हाँ फिर तो आएगा ना, 6C0 आएगा आएगा। बट उसमें, हाँ चलो ठीक, कितना बन गया? ये 6 सर अगर n की वैल्यू ओड होगी तो इवन वाले केस में हम 0 नहीं लेंगे, अगर दोनों n की बातें अभी वैल्यू करते हैं, होगी। ऑड वाला भी करते हैं। NC3 और 5। सोल्व कर सकते हो ना, जल्दी से आंसर बताओ इनका। सोल्व करना आसान है, ये आता है ना सबको, थोड़ा इतना तो क्लियर होगा ना। 61 6 हो गया, 65 भी 6 हो गया, 63 कितना हो गया? 20 हो गया। ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल में खोल रहे हो? ऊपर वाले का 4 आएगा सर, 4 आएगा। ऊपर लेका तो 42 आएगा आई थिंक। 32 32 आ रहा है ऊपर 32 वाले का, नीचे वाले का 16 आ रहा 32 या 42?
6C3 जब हम खोल रहे हैं तो थोड़ा सुन लो। नीचे 3 है तो 6 को 3 बार खोल लेंगे, 6, 5, 4। नीचे वाले को पूरा खोल देंगे, 3, 2, 1। यहाँ पे मेरा तो 42 आ रहा है। ये 20 बन गया। सर 32 आएगा ऊपर ऊपर वाले का। इसका आया 32, तो ऊपर वाले का भी कितना आया? 32 बराबर यस आए। सर। यस। और जो 1 1 आएगा, ठीक है। यही अपना क्वेश्चन है, मैं थोड़ा समझाने की बात चल रही है यहाँ पे। n = जब हमने 6 लिया, क्वेश्चन दोबारा सुन लो। हमने वो वाले सेट इकट्ठे किए हैं जिनके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो साइड कर दिए। जिनके पास ओड एलिमेंट है वो साइड कर दिए। और हमें अभी इस एग्जांपल से रिजल्ट ये मिला है कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ सबसेट आए हैं। 6 एलिमेंट है तो टोटल सबसेट कितने बनने थे? 2⁶ 64। 64। 32 इवन वाले ले गए और 32 ओड वाले 32। ले गए। अब थोड़ा वहम अपना निकल जाए, हम थोड़ा ओड के लिए भी कर लें कि अगर n5 हुआ तो 5C0, 5C2, 5C4। आगे तो नहीं आएगा कुछ। इधर 5C1 वाले हैं और 5C3, 5C5। 5 इनको एक बार थोड़ा देख लें। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2⁵ है। जल्दी से बता दो इनका क्या बनेगा। 16 आ जाएगा सर। 16। 3 6। तो ऐसे सबसेट्स जिनके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं ऐसे सबसेट्स जिनके पास ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। n चाहे इवन हो या ओड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर किसी सेट में 10 एलिमेंट्स हैं तो ऐसे सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स विद इवन एलिमेंट्स। 2⁵ बस ये गलती नहीं करनी हमने। ये थोड़ा लग रहा था कि ये ऐसे वाला हम सोच सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2⁻10, इसका हाफ कितना वो होगा? 5 15 5 12 हो गए सर। इसका हाफ कितना होगा, मतलब 2 की पावर में आंसर देना चाहे तो? 5 12 सर। 2⁹ हम्म 2⁻9। 9। अजीब थोड़ी सी लग रही है बात, पर है यही फिर, क्योंकि 2⁻10 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2⁻1 है, ऊपर जाके माइनस हो गया। 2⁻9। 9। यस सर, ठीक है ठीक है सर। तो ओड वाले नंबर भी कितने होंगे? 2⁻9। 9। 9 9। ही जब होंगे। आप 2⁻9 प्लस 2⁻9 करोगे तो यस ये सर। 2 टाइम हो गया ना 2⁻9। वो अपने आप बन ही जाता है टू रेस टू तो 2 की पावर पावर 10 आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ए यूनियन बी की एंड ए इंटरसेक्शन बी। ये दो बातें हमने की थी, एक कॉमन है और एक कंबाइन है। अब इसमें देखें यूनियन, दोनों की तरफ दोनों के एलिमेंट इसके अंदर आ गए। तो एक बात क्लियर होगी कि ए भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इकट्ठे कर दिए दोनों के एलिमेंट्स, तो ए वाले एलिमेंट्स भी होंगे इसके पास, बी वाले एलिमेंट्स भी होंगे। ए इंटरसेक्शन बी छोटा है, जो दोनों में कॉमन होता है वो निकाला जाता है। ए इंटरसेक्शन बी खुद सबसेट होता है ए का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट भी होगा बी का। ये बड़ा है। अगर ए यूनियन बी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ए बी छोटे हैं, और ए बी के पर्सपेक्टिव से ए इंटरसेक्शन बी को देखेंगे तो वो छोटा है। हाँ। अब मुझे ये बताना है कि ए
इक्वल कब होगा ए यूनियन बी के, ये वाली बात कब निकल के आएगी? ये वाला हमने साइन दिया इसको, ए और बी को इकट्ठा किया पर वो ए ही बना। ए इज इक्वल पर टू बी सर के केस में दोनों सेट इक्वल होंगे, नंबर ऑफ अगर दोनों एलिमेंट भी सेट सेम इक्वल होंगे होंगे, उनके। सेम नंबर, सेम मतलब ए बी, तो दूसरे में भी ए बी। इक्वल अगर भी ये होंगे वाले तो सेट वो लिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट मैच भी करेंगे एक साथ। दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच भी करने नहीं सबसेट ऑफ ए होएगा तब। हाँ इक्वल ना लेके जाओ सिर्फ, ये चलेगी हाँ एग्जाम्पल। भी केस है, सही है। बी सबसेट है। ये कब हो सकता है? इफ बी, अब इक्वल वाली बात भी रख लेते हैं, दूसरी भी रख हाँ लेते सबसेट है, हैं, सबसेट है। तो इफ एंड ओनली इफ लगा लेते हैं। अगर इक्वल हो जाता फिर भी ठीक था, कम है तो ऑलरेडी कुछ नया ऐड नहीं हुआ, तो उतने का उतना ही रह गया। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 10 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 7 है, देन हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने आ जाएंगे? 10। सारा क्यों नहीं आ सकते? 17। हाँ 17 डिफरेंट भी तो हो सकते हैं सारे 7 वाले, बी वाले। ठीक मतलब है सर बड़े से 17। बड़ा दोनों, इसकी शक्ल अलग कर देते हैं, अगर हम 5 लिख लेते हैं यहाँ पे तो आ जाता ना हाँ उसके। सारे हाँ जी तो ये क्या हो गया? 17। मैक्सिमम इतने बनेंगे, मिनिमम कितने 17 बनाना आएंगे है? मैक्सिमम तो। मिनिमम कितने हैं 7 आपके यहाँ? मिनिमम मिनिमम 7, 10। 10 आएगा 10 10 या 7? 10 10 ऐड करेंगे, 10 से कम तो क्या ही कर लेंगे, कुछ डालना 10 ही है बीच आएगा। में से, निकालना नहीं। 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में से कॉमन कितने लेके आ सकते हो? 7 7। ज्यादा से ज्यादा कॉमन 7 ही हो सकते हैं, 7 से ज्यादा तो कुछ कॉमन नहीं हो सकते। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 5 0 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में आंसर 0 0 देंगे। तो सेट 0, हाँ पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट तो 5। तो नेट इशू। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्या लिखे आंसर? सम ऑफ एलिमेंट्स बोथ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इन ए प्लस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर नंबर ऑफ ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन, इन बी। तो मिनिमम, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मैक्सिमम उतने बन सकते हैं, मिनिमम कितने बनेंगे? माइनस। फिर यहाँ माइनस तो चला ही नहीं। The set has more number of elements. हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ नहीं एलिमेंट्स नहीं इन नंबर, ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ये किस में लाई करेगा? इधर क्या आ जाएगा? मैक्सिमम ऑफ एन ए एंड एन बी, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। फॉर्मूला पूछा जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम ए बी को लेट करके सीधा निकाल लेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी पाई कब हो सकता है? बोथ सेट आर एम्प्टी। बोथ ए एंड बी आर एम्प्टी। empty. A intersection B equal to 5 if
different set. both sets Different. are A and B distinct are sets. distinct. A and B are डिस्टिंक्ट। डिसजॉइंट। वर्ड बता तो मुझे इसमें। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, सेट्स के लिए हम यूज हाँ, करते हैं disjoint, डिसजॉइंट। right, right. ए इंटरसेक्शन बी एंड ए में क्या रिलेशन होगा, ये वाला या ये वाला? या और थोड़ी सी फालतू बात कर लें, ये वाला फिर सेकंड वाला। Second one. ये Second वाला possibility है। चौथा फॉलोइंग कैन बी ट्रू। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, सीधा सीधा क्वेश्चन तो सबको आता है मुझे पता है, थोड़ा पढ़ के बताओ आंसर क्या होगा। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, इतना क्लियर है। फर्स्ट एंड सेकंड। A and B, सिंगल ऑप्शन में ये ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? नेवर ट्रू। एक तो है जो कभी ट्रू नहीं हो सकती, और इधर है कि जो कभी हो जाए ट्रू। सर फर्स्ट वाले का ए बी एंड सेकंड वाले का सी। फर्स्ट वाले का ए एंड बी। ए बी, सेकंड वाले का B, सी। सी। हम्म, देखते हैं। चलो पहले छोटी सी बात मुझे बताओ, ये 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये बात सही है या गलत है? less than or equal to तो सही है। नो सर। सर इक्वल टू नहीं है, लेस देन 5। लेस देन तो है ना, लेस देन वाला तो सही है ना, और है इसमें। वो इसको बोलना, थोड़ा बोलना कैसे बोलते हैं, 3 इज 3 less than or equal और to लगाया 5। बीच में या एंड लगाया? एंड होता है शायद, लेस देन एंड इक्वल। नहीं, लेस देन और इक्वल टू पढ़ा है, अगर नहीं चीज आ गई है तो नहीं पता। नहीं नहीं, हाँ, और ही होता है। एंड तो हमने अच्छा ही नहीं लग रहा इसमें, तो लेस देन एंड 5 तो बोला ही नहीं हमने। हाँ, लेस देन और इक्वल टू 5, और और का इक्वल टू मतलब होता 5 था यूनियन। जहाँ यूनियन, यूनियन का मतलब होता था या तो इधर से बात सही हो जाए या इधर से या हो जाए, इधर से दोनों से हो या जाए, इधर एक से। ही बात है। हम्म, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब था या तो 3 5 से लेस हो जाए, ये वाली लेस कंडीशन देन होल्ड या कर जाए, इक्वल हो जाए, या फिर या इक्वल इक्वल हो जाए, वाली। हम इसको सही मानेंगे। दोनों में से कोई एक आ जाए, या दोनों आ जाए तो वेल एंड गुड। अगर एक भी आ गई तो ओके है, इसलिए ये ठीक है। गलत क्यों है? एंड का मतलब होता था इंटरसेक्शन, कॉमन हाँ, का वो मतलब दोनों इंटरसेक्शन होती चाहिए, है। दोनों ही चाहिए, इसलिए हम ये कभी बोलते भी नहीं इसमें। तो जब मैंने ये लिखा है, ऐसा कुछ लिख रहे हैं, ए दिस इक्वल टू दिस बी, तो इसका मतलब क्या है कि या तो ए प्रॉपर सबसेट हो जाए फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, या इक्वल हो जाए फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यही बात हुई। इसका मतलब यही है कि प्रॉपर हो जाए फिर भी सही बोला जाएगा, इक्वल भी आ गया फिर भी सही बोला जाएगा। अब क्वेश्चन पे वापस आए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू में था। ए में एलिमेंट है 1 2, बी में एलिमेंट है 1 2 3, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? 1 2। 1 2। फर्स्ट में आंसर देना है मुझे, कैन बी ट्रू में फिर ये सही नहीं होगी बात थोड़ी सी। इसमें दो बातें बैठी हैं, या तो ये बड़ा हो जाए, तो नहीं होना हमें पता है, इक्वल तो हो सकता था ना कभी। इक्वल तो हो सकता है ना, सही है। वैसे रिजल्ट वाइज देखो तो दो बातें बिल्कुल ठीक है, हमें याद है कि ये तो सही होनी ही होनी है, बट थोड़ा सा आगे ध्यान में रखना कैन आप बी, कि कैन बी। इतने लेवल का क्वेश्चन पूछ लें कभी, थोड़ा पता हो हमें। कैन बी ट्रू में इक्वल के कारण ये ऑप्शन सही हो सकती है, और विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ट्रू, कभी ट्रू नहीं होने वाली जो, फिर ये तो फिर है, ये तो नहीं होगा ना तो कभी भी ऐसे ट्रू। सर जैसे ये क्वेश्चन आ गए, इनको हम ऐसे
यूनिवर्सल तो नहीं बोल सकते ना कि ट्रू है, ये तो बाय एग्जांपल ही देखने पड़ेंगे ना, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कैन बी का मतलब, अब जो कैन बी में ही उन्होंने पूछ लिया, यूनिवर्सल ट्रूथ तो पूछा ही नहीं उन्होंने। मतलब जैसे अगर सिंपल आ जाए, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज ट्रू, हाँ, फिर एक ही ऑप्शन मिलनी है, मतलब वो एक ही पक्का सही होने वाला है जो होने तो वाला है वो पीछे। बी ऑप्शन आएगा तब। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है हाँ कि तो फिर अब इसको इसको हम छोड़ दें एक बार, है ना, इसको साइड करें। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फर्स्ट ट्रू, ऑप्शन या सेकंड में से कौन सी लगाओगे? सेकंड। ये सेकंड लगाएंगे, ये इसके अंदर ही आ गया ऑलरेडी, ये इसके अंदर ही आ गया ना ऑलरेडी, तो ये लगेगा। हम्म तो हम्म फिर बी ऑप्शन करेक्ट होता, फिर ए के ऊपर टिक मार के आएंगे, बाद में ऑब्जेक्शन लगाते फिरेंगे, कुछ नहीं बनना। हाँ बी सही सही है है। फिर। हम्म, तो सर जैसे कैन बी वाला क्वेश्चन कोई भी हो तो उसको हम बाय ऑप्शन ही करना चाहिए ना उसको। हाँ बिल्कुल वो तो फिर बिल्कुल, मोर कैन बी है। मोर फिर रिजल्ट नहीं पूछा, मोर फिर मतलब एग्जाम्पल हाँ, से ही काम क्योंकि चलना है हमारा। कैन बी में तो कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी छोटी सी एग्जांपल लेके बाय ऑप्शन ही करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन ये भी मोर देन इससे आएंगे मुझे ना, एक ए चीज बी। याद आ गई कि केवीएस 2023 पीजीटी का पेपर, जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था, उसमें मतलब जो पेपर मेरे पास है, पहला क्वेश्चन यही था, रिलेशन का क्वेश्चन आया था, और सबसेट पूछा गया था कि कौन सा है, एक दूसरे का सेट का ही क्वेश्चन था। और उसमें एक में एक रो से ए का सबसेट पूछा गया था, कुछ इस तरह से ऑप्शन थी, 1 2 3 4 4 6, इस टाइप से। सी ऑप्शन थी जिसमें सारे ही इंक्लूड हो रहे थे ये, इस तरह से आ गया। और डी में था ये कि 1 2, पूछा गया था कि कौन सा सबसेट है, आर क्रॉस ए क्रॉस ए टाइप एक सेट दे रखा था, इसका सबसेट कौन सा है। इसमें चारों ही सबसेट पूछा गया था, तो चारों ही थे। मतलब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरह से सही किया गया इसको, ये भी सबसेट था, ये भी था, ये भी था, और ये भी था। बट अब पता लग गया कि किसको सही, किसको मानेंगे फिर, अगर चारों ही सबसेट है तो आंसर सी। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। इसलिए जब एग्जाम में बैठे हैं, तो पहला काम सबसे पहले क्या करना है कि चारों ऑप्शन पढ़नी है। हमने पढ़ा कि ऊपर सबसेट कौन सा है, पहली ऑप्शन तो ठीक है जी, लगा के और चलते बने। ये भी हो सकता है अब, और ये भी चल रहा है आजकल ये, पहली ऑप्शन दूसरे के अंदर इंक्लूड है, दूसरी तीसरे के अंदर इंक्लूड है, तो आंसर थर्ड। फिर 1 और 2 नहीं बोला जाएगा, फिर बाद में हम जितना मर्जी बोलते हैं कि ये भी तो सबसेट है, ये भी तो है, पर नहीं, फिर उस अकॉर्डिंग टू फोर्थ ऑप्शन, फोर ऑप्शंस यही सही माना जाएगा। तो इसमें भी ये ध्यान रखना है कि जब ये हमने पढ़ा, तो ए इंटरसेक्शन बी होने को ये हो सकता है ट्रू, बट ज्यादा सही ये वाली ऑप्शन होगी। करते नहीं आगे, बोर तो नहीं हो गए? नो सर। चलो आंसर बताओ। Set A and B have 3 and 6 elements. What can be the minimum number of elements in A union B? 6। हो गया? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 आएंगे ना। नहीं, हाँ मिनिमम 6। यूनियन में 6। यार यूनियन पूछ रहे हैं ना, तो 6 आएंगे। हाँ, यस सर 6 आएंगे। 6 आएंगे। यार क्या। A इंटरसेक्शन B पूछा होता तो पी। हाँ, तो 3 मिनिमम मिनिमम तो 1 5 1 नहीं, नहीं आएगा 0। ना पर जीरो है 5 इसमें तो 1। 0। हाँ, मतलब हाँ जीरो आ जीरो। रहा है, जीरो आ रहा है आंसर, हमें जीरो पता है। आएगा। जीरो ऑप्शन नहीं पड़ी, क्या लगाओगे? फिर 3। क्वेश्चन गलत है ना? क्वेश्चन पक्का गलत है, मास्टर कैडर में पक्का आ जाते हैं 2 3 क्वेश्चन ऐसे। ये आ गया आंसर, पंजाब में तो चलता है। चलता है। फिर ये 3 लगा देना, तो छोटा पूछ रहा है बस, ठीक है, उसकी गलती हुई है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो ये करो नहीं, सर। मिनिमम के केस में 3 थोड़ी आएगा, अगर नहीं गलत भी आएगा, होगा मुझे तो। पता है, मैं यही कह रहा हूँ कि मिनिमम का आंसर 0 है, हाँ ए नहीं, फिर इंटरसेक्शन बी का। 3 तो मैक्सिमम के केस में आएगा गलती ना। से ये क्वेश्चन आ गया। हाँ तो मैक्सिमम के केस में 3 लगाएंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो मैक्सिमम पूछना चाह रहा था, तो उसने मिनिमम लिख दिया हाँ गलती से।
ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो अगला, a set containing 2n plus 1 elements, number of subsets of this set containing more than n elements। क्वेश्चन करो जी। सबसेट ऑफ द सेट containing the बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन कर दो, क्या रहेगा। हुआ 2 की पावर n सी प्लस 1 ऑप्शन। सी सर ऑप्शन सी ऑप्शन। सी। सी ऑप्शन। सी सर। देखते हैं टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे। 2 की पावर 2n प्लस 2 रेज टू पावर 2n 2n plus 1। प्लस 1। डी ऑप्शन आएगा, 2 की पावर 2n आएगा। डी आएगा। हमें ऐसे सबसेट्स चाहिए जिनके पास मोर देन n एलिमेंट्स। n वाले माइनस कर देंगे इसमें। रिजल्ट में तो ना भी जाके हमें करना क्या चाहिए था, सबसे पहले कि n को कुछ मान लो, मानना हाँ चाहो टू तो n टू को 2 ले। माना था। तो अपने पास ये नंबर कितना बन गया, 5। 5। 5। दोनों तरफ से करेंगे क्वेश्चन, 5 बन गया। तो इसका मतलब अब उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ऐसे सबसेट्स निकालने जिसके पास कितने एलिमेंट्स ज्यादा हो, मोर देन n कितना n लिया हमने, 2 2। मोर 2। देन 2 हाँ, और 3 आ गए। तो मतलब ये थोड़ा सा इसलिए मैं ये करवा रहा था कि ये बैठ जाए दिमाग में बात। यस। 5C4 5C5, मुझे 2 से ज्यादा एलिमेंट वाले चाहिए, मतलब ये वाले चाहिए ना, ये पिछले पिछले चाहिए। अभी ऊपर करके नहीं आएगी, ये तो बराबर होंगे। बेचो बराबर होते हैं। यही पूछा है उसने, बराबर है मतलब आधे ये हैं आधे ये हैं, तो मुझे इनको भी बस 2 से डिवाइड ही करना था। तो 2 2 रेज की टू पावर n, पावर 2n प्लस 1 को 2 से डिवाइड ही करना है, तो तो 2 रेज 2n आ टू जाएगा। 2n आ गया। डी। n को 2 लेके भी अगर मानना है तो अपने पास ये कितने सबसेट आ जाएंगे फिर, गिनने ना बैठना आप। टोटल कितने थे, 2 रेज टू पावर 5, आधे कितने होते हैं, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 2.5 नहीं होते, 2 raised to power 4। 2 रेज टू पावर 4 आधे हैं। मतलब मेरे को n को सही 2 है। पुट करके मेरा आंसर कितना बनना चाहिए ऑप्शन में, 2 रेज टू पावर 4। जी। n को 2 पुट करके मेरा आंसर 2 रेज टू पावर 4 बनना चाहिए। कौन सी ऑप्शन डी ऑप्शन। डी। है जी, इसलिए क्योंकि ये 3 हमने गलत कर दी, ये काम अपना कर नहीं रहे थे, ये कर गया। पर इसको एज ए कॉन्सेप्ट वाइज करो तो अच्छा है, इतना कुछ क्वेश्चन था नहीं है। ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, ये एक अच्छी चीज है इसमें कि जब आपके पास सेट में 5 एलिमेंट हैं तो ये खाने कितने बनेंगे, ये वाली शक्लें कितनी बनेंगी, ओह शिट यार। 6 बनेगी ना। ओड बिल्कुल होंगे तो 6 बिल्कुल। बनेगी, आधे आधे डिवाइड हो गए, आधे आधे डिवाइड हो आधे जाएंगे। एन से कम वाले होंगे आधे एन से ज्यादा वाले होंगे। पेन उठाने नहीं था, सही बात है इसे। हाँ, ये आंसर था इसका। क्वेश्चन सिर्फ यही 2 बातें हैं कि इस तरह से हमने सीरीज बना के ये करना था, इसी को घुमा के सबसेट के ऊपर क्वेश्चन बनने वाला होगा। चलो, इफ ए इज दिस द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, 31। 31। हम्म, एक ऑप्शन यहाँ पे होती 30, हम थोड़ा सोचते क्या करें। पर ये प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैंने डाला है, तो वो भी प्रूव है कि 31 ही आंसर है, हम्म। नहीं होगा। ये कर लोगे, थोड़ा ट्राई करो। सपोज ए बी सी आर 3 सेट्स, ईच विद 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट। चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रुक जाओ थोड़ा।
चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। क्लास डेली 1.5 घंटे की हुआ करेगी कि 2 घंटे की? 2 घंटे की होगी, आज फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए थोड़ा कम रखें। कल से 6 से 8, वो इसलिए किसी को कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। हम्म। नहीं सर, यही ठीक है। तो 6 to 8 सर अपनी। मैंने पूछना था, मेरे को प्रॉब्लम है कि रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकती है डेली मुझे? डेली मिलेगी रिकॉर्डेड। ये अभी 5-10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी रिकॉर्डेड वीडियो। उसके ठीक लिए है आप सर। प्ले स्टोर से यूई क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है सर। उसमें मैं सर आप अगर सबके नंबर ऐड कर सर देता हूँ। अगर सर अगर टाइमिंग मतलब 7 से 9 रख दे तो किसी को प्रॉब्लम होगी फिर? नहीं सर प्लीज, मेरा बेबी छोटा है। ठीक है वही है सर, ना, 6 to 8 ही ठीक है, वही है ना। 6 to 8 ही ठीक आप है। 7 से 9 बोलोगे, फिर मैं बोल दूंगा 8 से 10। नो नो, मैं जस्ट जस्ट पूछा, अगर इफ एनीवन हैव नो एनी प्रॉब्लम डिनर तब। भी बनाना होता है ना, तो वो फिर डिनर टाइम हो जाता है। सेट में अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट है अगर, तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। पहली बात तो जिस तरह का क्वेश्चन सेट हुआ उसमें ये था 2n+1, तो क्वेश्चन बन सकता है कि n से ज्यादा और कम एलिमेंट कितने होंगे। अब इस इवन एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n। तो 2n में या तो 2 से ज्यादा पे जाओगे या 2 से कम पे जाओगे, ये इंक्लूड होगा नहीं बीच में। ये बात समझ रहे हो ओके ना? सर। उस तरह से अगर देखेंगे नहीं। तो या तो उधर वाला घर आ गया या ये वाला आ गया, सर वो आएंगे फिर भी सेम इसमें ही इस हम तरह से जाएंगे। सर इसमें हम सिंपली सी बात ये देख सकते हैं, जैसे कि टोटल टू 2 raised to power n होते हैं एलिमेंट्स जो सबसेट्स होते हैं। तो अगर हम इवन ऑड की बात कर रहे हैं, या फिर अगर जैसे हमने ये 3 3 में डिवाइड कर देते हैं, तो सिंपली 2 raised to power n-1 याद कर लें अगर, हाँ टू हाँ रेज टू पावर n-1 ही होंगे। हाँ, बिल्कुल वही होते हैं, हाफ वही है। हाँ हाफ नहीं, वही है। हाफ वही तो है। कई बार क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूजन हो जाती है, तो डायरेक्टली भी हम यूज कर हाँ सकते बिल्कुल हैं ना याद कि टू रखना है, रेज यही टू याद तो पावर ये एन रखना माइनस वन हो है। जाएगा। हाँ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ 2n ਜਨਰਲ ਦੇ ਦੇਣ n ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ? अगर वो देखो उसमें पूछने का उनका तरीका फिर अलग होगा ना। ਮਤਲਬ ਸਰ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਓਡਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ हाँ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ। बिल्कुल। ओड के लिए था, पेयर अगर पेयर बन रहा है तो दोनों में सेम सेम वाले इवन ही होंगे। ओड में तो फिर एक एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा, नहीं तो फिर एक बाहर रखना पड़ेगा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सर। जी, और कुछ कुछ पूछना हो किसी को? जी सर, सर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हुए तो भेज देना, प्रैक्टिस करके देख लेंगे हम। सारा स्टडी मटेरियल आपको ऐप में मिल जाएगा, वहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर। ठीक है जी, फिर थैंक यू, कल ओके करते ओके हैं सर। कंटिन्यू। ओके सर। ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू।